हेलो स्टूडेंट्स। हम अल्काइन चैप्टर के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन थी। मेटल अमोनिया के द्वारा जो अपचयन किया जाता है वो रिएक्शन थी। और अपचयन के लिए जो दूसरे मेथड काम में लिए जाते हैं, जिसमें कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, निकल हाइड्रोजन है, या पैलेडियम और कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति में, या पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में जो है जब रिएक्शन की जाती है तो रिएक्शन स्पेसिफिक हो जाती है, मतलब कि एक स्टेप पर ही वो रुक जाती है। यदि जो एल्काइन है उसकी अभिक्रिया जब हाइड्रोजनेशन कराया जाता है तो सिस 2 ब्यूटीन प्राप्त होता है। इससे पूर्व ये हम कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो इसमें देखी गई हैं और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं, ये आज हमारा मेन डिस्कशन का टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन, जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑक्सीडेशन जो है वो कई प्रकार से किया जा सकता है। तो यदि इसका क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यदि उपयोग किया जाए तो एल्काइनों से हमें डाइकार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं ऑक्सीकरण से। और भी यदि ऑक्सीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में वो परिवर्तित हो जाता है। तो जैसा कि आप इस रिएक्शन में भी देख रहे हैं कि हमें पहले जो है वो पायरुविक एल्डिहाइड प्राप्त हुआ है, CH3COCHO, किससे? प्रोपाइन से। पायरुविक एल्डिहाइड प्राप्त हुआ है, डाइकार्बोनाइल, और उसके बाद में ऑक्सीडेशन यदि उसका फर्दर होता है तो एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि 2 ब्यूटाइन है तो उसके ऑक्सीकरण से ब्यूटेन 2,4,2,3 डायोन प्राप्त होगा। और यदि इसका ऑक्सीडेशन करा जाए तो एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे। तो जो सेकेंड रिएक्शन है वो आपको यही बता रही है कि डाइकार्बोनाइल कंपाउंड प्राप्त हुए हैं। तो ये हो गया ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के पश्चात जब हम ओजोनोलिसिस पर जाते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि एल्काइनें ओजोन के साथ में एडिशन रिएक्शन करती हैं, और उसके बाद में जब इसका जल अपघटन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक तो डाइकार्बोनाइल यौगिक प्राप्त होते हैं। और ये डाइकार्बोनाइल यौगिक H2O2 के साथ में पुनः ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित होते हैं। तो इस रिएक्शन में आप देख ही रहे हैं कि इसमें फॉर्मिक एसिड हमें प्राप्त हुआ है। तो जब एसिटिलीन का ओजोनोलिसिस किया जाता है तो सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप में ओजोनाइड प्राप्त हुआ है, और फिर सेकेंड स्टेप में ग्लाइऑक्साइल प्राप्त हुआ है, और ग्लाइऑक्साइल का वापस से H2O2 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण जब होता है तो फॉर्मिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। तो इसका भी जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट है वो है एसिड। थर्ड जो है मैं जो डिस्कस करना चाह रही हूँ वो है कंबशन। कंबशन का मतलब है कि यदि हाइड्रोकार्बन का दहन किया जाए, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है उस स्थिति में, तो उससे हमें CO2 और जल प्राप्त होता है। तो ये कंप्लीट ऑक्सीकरण होने पर है। तो ये ऑक्सीजन, ये यदि हम वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं तो CO2 और जल हमें प्राप्त होता है, और इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऊष्मा मुक्त होती है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन का क्या मतलब होता है? बहुलकीकरण। बहुलकीकरण का मतलब है कि जब एक से अधिक मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में जुड़ते चले जाते हैं तो बहुलक का निर्माण होता है। तो
जो एल्काइन है इस केस में आपका बहुलकीकरण कई प्रकार से हो सकता है। तो सबसे पहले हम डायमराइजेशन लेंगे, जिसमें कि दो मॉलिक्यूल एल्काइन के एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन हम कर रहे हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2 और अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब एसिटिलीन प्रवाहित की जाती है तो एक द्विलक वाइनाइल एसिटिलीन प्राप्त होता है। जो फर्स्ट स्टेप में हमें मिला है वाइनाइल एसिटिलीन, और ये एक और मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर एसिटिलीन के एक और मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर डाइवाइनाइल एसिटिलीन बनाता है। तो मतलब रिएक्शन जो है फर्स्ट स्टेप जिसमें कि दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच्ड हुए हैं तो वाइनाइल एसिटिलीन बन रहा है, और जो यदि 3 हो जाते हैं तो डाइवाइनाइल एसिटिलीन प्राप्त होता है। ये जो वाइनाइल एसिटिलीन है इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये HCl के साथ में एक और प्रोडक्ट बनाता है जिसे कहते हैं क्लोरोप्रीन, और ये क्लोरोप्रीन नियोप्रीन रबड़ के निर्माण में काम में आता है। तो इस प्रकार से रबर को बनाने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है क्लोरोप्रीन की, और क्लोरोप्रीन जो है हमें वाइनाइल एसिटिलीन से प्राप्त होता है। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है ऑल्दो, पर हमें जो लास्ट प्रोडक्ट जो हम निकाल रहे हैं नियोप्रीन रबड़, वो हमारे सिंथेटिक पर्पस में बहुत काम में आता है। तो इस रिएक्शन को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एसिटिलीन का डायमराइजेशन है वो वाइनाइल एसिटिलीन पर होता है, और वाइनाइल एसिटिलीन का वापस से एसिटिलीन ऐड कर दी जाए तो डाइवाइनाइल एसिटिलीन प्राप्त होगा। जो दूसरा स्टेप दूसरी रिएक्शन है वो है ट्राइमराइजेशन। ट्राइमराइजेशन का मतलब है कि जिसमें एसिटिलीन के 3 अणु भाग लेते हैं, 3 अणु की रिएक्शन होती है। तो इसमें जब एल्काइनों को रेड हॉट ट्यूब में से गुजारा जाता है तो 3 मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में साइक्लो एडिशन रिएक्शन के द्वारा अभिक्रिया संपन्न होती है, और ये एरोमेटिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बेंजीन बन रहा है, और ये 3 अणुओं के मिलने से बना है। यदि इसी रिएक्शन को हम एसिटिलीन के स्थान पर यदि मिथाइल एसिटिलीन काम में लेते हैं और रेड हॉट ट्यूब से प्रवाहित की जाती है तो हमें मेसिटिलीन का निर्माण होता है। तो ये मेसिटिलीन जिसमें कि 3 मिथाइल ग्रुप जो हैं वो बेंजीन के ऊपर 1,3,5 पोजीशन पर अटैच्ड हैं। 1,3,5 ट्राईमिथाइल बेंजीन जो है अर्थात मेसिटिलीन का फॉर्मेशन हो रहा है ट्राइमराइजेशन से। थर्ड जो पॉलीमराइजेशन संभव है वो है टेट्रामराइजेशन, मतलब कि जब 4 अणु एसिटिलीन के ज्वाइन करते हैं तो देखा गया है कि 62 डिग्री टेम्परेचर पर, लगभग 62 से 65 डिग्री टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर के ऊपर जब निकल साइनाइड उत्प्रेरक के ऊपर से जब प्रवाहित किया जाता है तो एसिटिलीन के 4 अणु संयुक्त होकर साइक्लोऑक्टाटेट्राईन बनाते हैं। यह अभिक्रिया भी जो है चक्रीय योगात्मक अभिक्रिया है, मतलब कि जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहा है वो साइक्लिक प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन बाय द टेट्रामराइजेशन ऑफ द एसिटिलीन। तो ये हमने आज अभी डिस्कस करा कि कौन कौन सी पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस संभव है। इसी के साथ में जो एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो है आइसोमराइजेशन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आइसोमर्स मतलब कि एक का दूसरे में परिवर्तित होना जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। किसी चीज़ में कोई अंतर नहीं आ रहा है, परंतु
एक समावयवी का दूसरे समावयवी में परिवर्तन हो रहा है। तो ये देखा गया है कि जो एल्काइंस होते हैं उनमें आइसोमराइजेशन होता है, मतलब कि पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड जो है वो चेंज हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम किसी एल्काइन का प्रबल क्षार की अल्प मात्रा में ही एल्काइन समावयवीकृत हो जाती हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, मैंने जो एग्जाम्पल लिखा है वो है 1 ब्यूटाइन का। इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, अल्कोहलिक KOH के उपस्थिति में 1 ब्यूटाइन जो है वो 2 ब्यूटाइन में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो है प्रक्रियाएं उसमें देखने को मिली हैं। इसी तरह से यदि हम सोडामाइड की उपस्थिति में यदि अभिक्रिया कराएं तो वो 2 ब्यूटाइन जो है वो 1 ब्यूटाइन में परिवर्तित हो रहा है। तो एक दूसरे में परिवर्तन संभव है, समावयवी एक दूसरे के प्राप्त हो सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आइदर अल्कोहलिक KOH और सोडामाइड। तो आज का जो ये हमारा चैप्टर है वो एसिटिलीन वाला या एल्काइन वाला कहा जाएगा। वो जो आपके कोर्स में जो रिएक्शंस थी वो समाप्त हो गई हैं। और अब हम जो नेक्स्ट जो आपका इसी यूनिट का जो पार्ट है वो है एरीन और डेरिवेटिव्स। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर की मैंने आपको असाइनमेंट जो है पहले ही दे दिया था, जिससे कि आपको ये ध्यान रहे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, किस पर हमें ज़्यादा स्ट्रेस देना है। तो आज का हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।